हेलो स्टूडेंट्स, तो ये एआईआरएफ के द्वारा जो रेलवे बोर्ड को लेटर लिखा गया है, ये लेटर बहुत सारे स्टूडेंट ने सुबह से टेलीग्राम पे सेंड किया और कह रहे हैं कि भैया अब तो कुछ उम्मीदें हैं कि वैकेंसीज बढ़ जाएंगी। तो आज हम बात करते हैं कि इस लेटर के क्या मायने हैं और रेलवे बोर्ड क्या इनकी बात मानता है या नहीं मानता है। तो गाइज, आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी अभी 2-3 दिन पहले की, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी जिस दिन वैकेंसी आई थी। तो एआईआरएफ के जो महामंत्री जी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, वो ये कह रहे हैं कि हमारे यूनियन चुनाव जो अभी रेलवे में हुए उससे पहले बात हुई थी कि 74,000 वैकेंसीज रेलवे बोर्ड से बात हुई थी कि 74,000 पदों पर हम लोग वैकेंसी देंगे। इस तरीके की बात उनके द्वारा बोली गई, ये कोई हम अपनी ओर से नहीं बोल रहे, वहां पे उन्होंने जो बोला है वही बात बता रहे हैं। तो 74,000 वैकेंसी उनके द्वारा बोली गई और फिर वो उन्होंने कहना था कि हम लोग तो यूनियन चुनाव में बिजी हो गए और फिर उसके बाद ये 32,000 पदों पर नोटिस आया है। तो अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने वही वाली बात रखी है कि आपने पहले यूनियन चुनाव से पहले जो है 74,000 वैकेंसीज के बारे में बात हुई थी। आप ये देख सकते हैं, ये एक यूनियन है। यूनियन क्या होती है आप लोगों को शायद ना पता हो, कुछ लोगों को। तो कर्मचारियों का एक संघ है, जैसे कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, वहां के कर्मचारियों ने एक यूनियन बना ली, फिर उस यूनियन का एक नेता है। तो सारे कर्मचारी तो कंपनी के सीईओ से बात करने जाएंगे नहीं या कंपनी के मालिक से बात करेंगे नहीं, तो सिर्फ नेता लोग जो होते हैं वो बात करते हैं। तो यही हाल यहाँ का रहता है कि रेलवे के अंदर काफी सारी यूनियन है, जिसमें काफी बड़ी यूनियन और मान्यता प्राप्त यूनियन है जिसको रेलवे भी मान्यता प्राप्त बोलती है। ये अखिल भारतीय रेलवे मेंस फेडरेशन, इनके जो महामंत्री जी हैं उन्होंने अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड को लेटर लिखा है और उसमें इन्होंने बाकी अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो तो बताई ही है कि जीडीसी से रिलेटेड और बाकी सब, लेकिन आप लोगों की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को भी इन्होंने यहाँ पे शेयर किया है। उपरोक्त के मद्देनजर रेलवे बोर्ड से आग्रह करते हैं कि यहाँ पे नई परिसंपत्तियों के उचित रखरखाव और नई शुरू की गई ट्रेनों के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, अतिरिक्त पदों के सृजन में तेजी लाने के लिए, वर्तमान जनशक्ति संकट को दूर करने के लिए, सभी विभागों में मौजूदा रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भारतीय रेल के मूल हितों की रक्षा करें तथा निजीकरण की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए ठोस कदम जिससे सार्वजनिक सेवा अधिदेश को समझौता हो सके। यह भी ध्यान योग्य है कि रेलवे बोर्ड ने 17 दिसंबर 2024 के पत्र संख्या इतने इतने में माध्यम से हाल ही में CN08 जो आ रहा है लेवल 1 के पदों के लिए केवल 32,438 रिक्तियों की अधिसूचना जारी की है। यह आंकड़ा पहले से आंकी गई, जो इनसे बात हुई थी पहले, जो इन्होंने वीडियो में बताई है 75,000, उसमें वीडियो में 74,000 की बात हुई है, 75,000 रिक्तियों की आवश्यकता के बिल्कुल विपरीत है और भारतीय रेलवे द्वारा सामना की जा रही वास्तविक जनशक्ति की कमी से मेल नहीं खाता है। मौजूदा कमी संगठन की परिचालन प्रदर्शन में सुधार करने की क्षमता के लिए एक निराशाजनक तस्वीर पेश करती है। और इसके बाद इन्होंने कहा है कि विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों में 1.5 लाख से ज्यादा रिक्तियां मौजूद हैं और यह स्पष्ट है कि केवल 32,438 पदों को भरना जनशक्ति संकट को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। समझ रहे हैं आप लोग? वो भी यही कहना चाह रहे हैं कि 1.5 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं। यूनियन चुनाव से पहले आपने 74,000 भरने को कहा था, जिसपे इन्होंने भी सहमति जताई थी कि हाँ चलो ठीक है 74,000 ही आ जाए, बहुत है। लेकिन वैकेंसी जो देखने को मिली है वो 32,000 मिली है। जो ये बोल रहे हैं कि ये सही नहीं है जनशक्ति संकट को दूर करने के लिए, जो रेलवे को जरूरत है उसके हिसाब से ये बहुत कम है। हम दृढ़ता से अनुशंसा करते हैं कि इस मामले पर ज्यादा विस्तार से चर्चा करने के लिए जल्दी से जल्दी पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि कोई डेट दें जिस पर हमारे जो यूनियन है, जैसे वही मैंने कहा आप लोगों से, किसी कंपनी के कर्मचारियों की यूनियन है, फिर वो नेता बात करेंगे जाके, ठीक इसी तरीके से ये यूनियन के जो नेता है, जो मान्यता प्राप्त यूनियन है, ये लोग रेलवे बोर्ड के साथ मीटिंग करते हैं और इन्होंने एक डेट मांगी है कि हमको एक डेट दे दी जाए जिसपे हम लोग आपके साथ बात कर सकें और जो भी आपसी सहमति होगी, जो यूनियन बोलेगी रेलवे बोर्ड अपनी बताएगा, यूनियन बताएगी। देखिए, आप एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार चाहते हैं, लेकिन रेलवे के जो कर्मचारियों की यूनियन है वो अपने कर्मचारियों पे बोझ ज्यादा ना पड़े, रेल का सुरक्षित संचालन हो सके, उसके लिए एम्प्लॉय की नीड है। तो ये अपना पक्ष रख रहे हैं, स्टूडेंट अपना पक्ष रख रहे हैं, रेलवे बोर्ड अपना पक्ष रखेगा।
तो यहां पे स्टूडेंट को तो बुलाया नहीं जाएगा, लेकिन दो लोग अपना पक्ष रखेंगे। रेलवे की यूनियन अपना पक्ष रखेगी कि हमारे एम्प्लॉय की कमी है, हमारे बताइए जहां पे हमारे 1.5 लाख एम्प्लॉय की जरूरत है, आप सिर्फ 30,000 लेके आ रहे हो, तो वो बाकी के जो एम्प्लॉय है उनका काम कौन करेगा। तो ये बात रेलवे की यूनियंस रखेंगी और इसी के साथ साथ रेलवे बोर्ड अपनी बात रखेगा, और फिर जो सहमति होगी उस पे भले ही नोटिफिकेशन आ जाए आप लोगों का, मान लेते हैं कि नोटिफिकेशन आ गया 32,000 पदों का, तब भी अगर इनकी बैठक हुई और इनकी बैठक में जो सहमति बनेगी पदों को लेके, और निश्चित तौर से इनकी बात सुनी जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनी जाती है, लेकिन ये कंफर्म भी नहीं है कि बिल्कुल सुन ली जाएगी, जो कह दिया वो हो गया। क्योंकि टेक्नीशियन में भी बोला था, आपको दिख रहा होगा कि किसी यूनियन ने डाल दिया था 32,000 पदों पर वैकेंसी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो गाइज, लेकिन निश्चित तौर से वैकेंसी बढ़ी ना, 32,000 भले ही ना हुई हो, 14,000 ही हुई हो, लेकिन बढ़ी। ठीक इसी तरीके से एएलपी में भी आप लोगों ने देखा, तो सबसे बड़ी गलती आप ये तो करना मत कि कम वैकेंसीज को देके फॉर्म ना भरे, ऐसा मत कर देना। बहुत सारे स्टूडेंट ने एएलपी में किया, बाद में वैकेंसीज बढ़ गई तो आप लोगों को दिक्कत हुई। इसलिए सारे बच्चों को फॉर्म तो फिल करना है, साथ में तैयारी भी करनी है जी जान लगा के, क्योंकि ऐसा बहुत सारे बच्चों का होगा। देखिए एएलपी में जिसका सिलेक्शन होगा, वो बहुत सारे बच्चे होंगे जो टेक्नीशियन में भी सिलेक्शन लेंगे, बहुत सारे होंगे जो जेई में भी लेंगे, बहुत सारे होंगे जो पीसी में मिलेंगे। इस तरीके से सीट्स वैकेंट जाती रहती हैं। तो ग्रुप डी एक लास्ट पोस्ट है, और जिस बच्चे का एएलपी में सिलेक्शन होगा उसका निश्चित तौर से ग्रुप डी में होना ही होना है, क्योंकि यहाँ तो और ज्यादा वैकेंसीज है, और जिसका टेक्नीशियन में होगा उसका यहाँ भी होना है। ज्वाइन तो वो एक ही जगह करेगा, तो बाद में वेटिंग क्लियर होती रहती है। इसलिए आप सिर्फ इन्हें 32,000 पद ना समझे, अपनी पूरी जी जान लगा के तैयारी भी स्टार्ट करनी है, और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयारी में लगे रहना है। इससे पहले अभी मैं चर्चा करूं, मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहता है, तो इस समय न्यू ईयर इनकी सेल है, जिसको आप परचेज कर सकते हैं कुल 307 रुपए में, जो 600 साढ़े 600 रुपए में मिलता है। जीएसपी 10 यूज करेंगे तो 12% और ऑफ मिल जाएगा, जो बहुत ही मिनिमम सी फीस में आप 1 साल तक इनके टेस्ट लगा सकते हैं। और आपको तो आगे टेस्ट लगाने ही होंगे, तो आगे आपका मन है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट भी इनके बहुत टेस्ट होते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी टेस्ट लगा सकते हैं। तो इसके बाद इन्होंने ये बात की है, नेक्स्ट ये हमें विश्वास है कि रेलवे बोर्ड इस मुद्दे को गंभीरता से समझेगा और इसे हल करने के लिए त्वरित निर्णायक कार्रवाई करेगा। आपके समय पर हस्तक्षेप और सकारात्मक प्रतिक्रिया की हम तहे दिल से सराहना करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी हाल फिलहाल में ही चुनाव हुए हैं, और हाल फिलहाल में ही ये नए नए नेता भी, मतलब है तो ये पुराने ही, लेकिन अभी दोबारा से सत्ता में आए हैं। कहने का मतलब यह है, तो हो सकता है कि रेलवे बोर्ड इनकी बात को प्रायोरिटी में भी रखे, और इनसे निश्चित तौर से मीटिंग भी होगी। और भले ही 1 लाख पद ना हो, 75,000 ना हो, लेकिन दोगुने पदों के लिए तो रेलवे बोर्ड के अधिकारी भी बोल सकते हैं, बोल चुके हैं। तो पूरी उम्मीदें हैं कि दोगुने पद होने की बहुत हद तक उम्मीदें हैं गाइस। बाकी अगर आप चाहते हैं एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी करना, तो बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने एएलपी सीबीटी 2 लेके आ गए हैं। इसके जस्ट बाद आप लोगों की ग्रुप डी की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप चाहें तो बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को हम लोग तैयार कराएंगे। आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, और बहुत ही नॉमिनल सी फीस जो 399 रुपए है, इसमें एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी करा रहे हैं। जबकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं पार्ट ए, जो स्कोरिंग वाला पार्ट है, क्योंकि ट्रेड तो बहुत सारी है। सिर्फ डीजल मैकेनिक वाले स्टूडेंट को हम लोग गाइड कर रहे हैं, हीट इंजन मैकेनिक डीजल, और मोटर मैकेनिक व्हीकल, और ट्रैक्टर मैकेनिक, इन लोगों को हम लोग गाइड कर रहे हैं, जिससे कि इन लोगों को और ज्यादा बेनिफिट मिल सके।
और इतनी ट्रेड हम लोग कर सकते हैं जिसके बारे में हम गाइड कर रहे हैं। बाकी पार्ट ए का जो पूरा सिलेबस है उसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से निपटाएंगे, जो आप लोगों का स्कोरिंग वाला पार्ट है। तो गाइज अब आप लोग भी रेडी हो जाइए, ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स। बहुत ही नॉमिनल सी फीस के अंदर आप लोगों को सिर्फ ग्रुप डी की तैयारी नहीं, आगे जो बैच आएगा वो एएलपी सीबीटी 1, टेक्नीशियन सीबीटी 1, मतलब एक ही टेक्नीशियन है तो एक ही एग्जाम है, तो एएलपी, टेक्नीशियन, आरआरबी, जेई प्री और ग्रुप डी, इन चारों को आप एक साथ टारगेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी। फाउंडेशन बैच होगा वो, जिसमें हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और हीरो तक आपको लेके जाएंगे, स्पेशली ग्रुप डी के लिए। और बाकी सारे एग्जाम्स जितने भी होंगे, चाहे वो एलपी सीबीटी 1 हो, चाहे जेई हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे एग्जाम्स को फोकस करेगा। जैसे कि इस बार हमने तैयारी भले ही एएलपी के नाम से करवाई थी और उसमें टेक्नीशियन को एक्स्ट्रा ऐड किया था, लेकिन पूरा का पूरा पेपर जो एएलपी वालों ने तैयारी की उसी से टेक्नीशियन का भी आया है और उसी से जेई का प्री का आया है। तो ऐसे ही आप लोगों का पूरा पेपर आएगा। जब सिलेबस सेम है तो तैयारी अलग अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक ही तैयारी में चारों चीजों को कवर कर लेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी कराएंगे और आप लोगों को भटकाने से, इधर उधर भटकने से रोकेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म करेंगे आप लोगों की तैयारी और बहुत अच्छे से आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। अगर कोई भी अभी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहा है, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आप नौकरियों का इतना ज्यादा संकट हो चुका है, अगर आप लोग अभी भी इंतजार करते रहे कि जब रिजल्ट आएगा मैं तब करूंगा और रिजल्ट के बाद आपको मिले 20 दिन, तो कोई माई का लाल आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा सकता। जल्दी जल्दी में आप सिर्फ चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन वो आउटपुट नहीं मिलेगा जो आउटपुट फाइनल सिलेक्शन के लिए चाहिए। मैं कह रहा हूं साइको के लिए भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ साइको के लिए सेलेक्ट होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट स्टेज पास की, सेकंड स्टेज पास की, साइको पास किया, मेडिकल पास किया और फिर आप लोगों को निकाल दिया गया कि आप मेरिट में ही नहीं आए क्योंकि आपके मार्क्स कम है, आप बताइए कितना बुरा लगेगा। आपको लग रहा है ऐसा नहीं होता? ऐसा भाई साहब मेरे जानकारी के कई लड़कों के साथ हो रखा है, जिन लोगों के 68 मार्क्स थे, किसी के 72 मार्क्स थे और उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मेरिट लायक नहीं था, मेरिट में आ नहीं पाया। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। तो अपने हाथ में आया हुआ रोजगार खोइए मत और पूरी जी जान लगा के मेहनत करिए सीबीटी 2 के लिए भी, नहीं तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। आप लोगों को पता नहीं है, आप लोग अपनी पढ़ाई पे 200-300 रुपए खर्च नहीं करना चाहते हैं। आपको पता है आपको रेलवे 3375 रुपए पर चाइल्ड पर मंथ देती है। समझ रहे हैं आप? करीब 7-7.5 हजार रुपए आप लोगों को, आपके बच्चों को, पहले 5400 मिलता था, जो अब 7000 से ज्यादा मिलता है हर महीने, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए देती है। और आप अपने ऊपर 400 रुपए नहीं खर्च कर सकते पूरे 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। तो समझिए आप कितना बड़ा अपने साथ, आपके ही साथ का बच्चा जिसने पहले 400 रुपए खर्च किए, आप बताइए, आप ही के साथ का जो ग्रुप डी में जिसने 400 रुपए खर्च किए और उसने शिद्दत के साथ मेहनत की लग के और उसने सिलेक्शन ले लिया, आप एक नंबर से रह गए। आप बताइए अब तक 5 साल के अंदर, जब से वो लगाया 2018 से 19 से, अब तक उसने कितनी सैलरीज ले ली होंगी और उसके बच्चे भी उसकी सैलरी का फायदा, सैलरी से अलग मिलता है ये जो बता रहा हूं मैं, आपकी सैलरी से अलग आपको 3375 रुपए पर चाइल्ड, यानी कि 7-7.5 हजार रुपए आपको दोनों बच्चों का मिलता है हर महीने। तो आपकी सैलरी अगर 30,000 भी है तो 7.5 हजार रुपए तो रेल ने आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए दे दिए। अरे आपको कहीं टूर पे घूमने जा रहे हो उसके लिए पास दे रही है, वहां पे रुकने के लिए गवर्नमेंट के हाउसेज हैं, हॉलीडे होम्स बने हुए हैं। अब बताइए और कितनी फैसिलिटीज दे आपको और उसके बावजूद भी आप लोग नहीं पढ़ते हैं। तो बाकी आपका मन है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।